हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो हमने हाइड्रोलॉजी में इससे पहले हमने पढ़ लिया यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में, ठीक है। तो आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा होगा ये लेक्चर। आज हमको पढ़ना है फ्लड एंड फ्लड राउटिंग, ठीक है। क्या पढ़ना है? फ्लड एंड फ्लड राउटिंग। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखना कि फ्लड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लड क्या होता है। फ्लड सबको पता है क्या होता है। फ्लड क्या होता है? बाढ़, ठीक है, जो बाढ़ आती है। अब क्या बोलेंगे इसमें, लिखेंगे व्हेन the rainfall when the rainfall is heavier, when the rainfall is heavier quantity, when the rainfall is heavier quantity, the discharge flowing in the river become sorry, क्या लिखा? when the rainfall is heavier quantity, the discharge flowing in the river increases and causing the water to spill over and across the bank of river, across the bank of river, across the bank of river, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मानो ये हमारी कोई रिवर है, ठीक है। ये क्या हमारी कोई रिवर है। यहाँ पे क्या हुई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश हुई, ठीक है। ये हमारी मेन स्ट्रीम लगा लो, ठीक है। ये मतलब पूरा बादल लगा लो, यहाँ पूरे बादल है। ये हमारी मेन स्ट्रीम है, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होंगे, तो क्या होगा, यहाँ हैवी क्वांटिटी में रेन होगी, ठीक है। हैवी क्वांटिटी में क्या हो रही है, रेन हो रही है। तो क्या होगा, ये यहाँ से पानी सारा मिलके किस में चले जाएगा, मेन स्ट्रीम में चले जाएगा। तो जो ये मेन स्ट्रीम में जो वाटर है उसकी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगी। और क्या कर देगा, ये कॉजिंग कर देगा किस चीज़ को, फ्लड को, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और क्या होता है, क्योंकि जहाँ पे भी जो भी स्ट्रीम होता है उसी के आसपास हमारे क्या होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। हम कोई भी जो नया शहर बसता है या कोई भी जो शहर बसता है वो कहाँ बसता है, हमेशा रिवर के किनारे पे। तो यहाँ क्या आ जाएगी, ये पानी अपने चैनल को छोड़ के पानी इधर को फ्लो होने लगेगा और सारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। ये वही कह रहा है, ठीक है। इसने क्या बोला, अक्रॉस द बैंक ऑफ रिवर। क्या होगा, जो भी रिवर के किनारे होंगे उसको तोड़ के ये क्या करेगा, अंदर बाहर को जाने लग जाएगा, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में आने लग जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ आने लग जाएगा पानी, ठीक है। ये लिख दिया होगा आपने। फिर क्या होता है कि इसके टाइप्स पूछते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक लार्ज एरिया फ्लड, होता है, और एक क्या होता है, स्मॉल एरिया फ्लड। लार्ज एरिया फ्लड में क्या होता है, मैं बता देता हूँ। लार्ज एरिया फ्लड में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेंसिटी की, लो इंटेंसिटी की जो क्या होती है, बारिश होती रहती है और काफ़ी दिनों तक चलती है, ठीक है। काफ़ी दिनों तक चलती है, जैसे पहाड़ों में होती है, क्या होती है, वो लो इंटेंसिटी की बारिश होती है और काफ़ी दिनों तक चलती रहती है, ठीक है। उससे क्या होता है, लार्ज एरिया फ्लड बोलते हैं उसको। जो स्मॉल एरिया फ्लड होती है वो क्या होती है, हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल होती है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी की क्या होती है, रेनफॉल होती है। क्या होता है, 1-2 घंटे के लिए आती है, बहुत तेज से आती है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल से क्या हो जाता है, जो भी हमारा एग्रीकल्चरल
जो फसल वसल होती है वो सब खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे दिल्ली विल्ली में देखा होगा आपने, दिल्ली में देखा होगा बारिश देखी होगी आपने, कैसे होती है, 30 मिनट के लिए हो जाएगी या तो 1 घंटे के लिए हो जाएगी, और कैसी होगी, बहुत तेज़ होती है, ठीक है, तेज़ होने लग जाएगी, तेज़ बारिश होने लग जाएगी। तो क्या होता है उसमें जो भी आसपास के जो एरिया है, हरियाणा वरियाणा गाजियाबाद जो, तो क्या होता है वहाँ एग्रीकल्चर जो भी फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे खराब हो जाते हैं, ठीक है, सारी जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती है, ठीक है। ये है इन दोनों का मतलब, इनके बारे में लिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखना लार्ज एरिया फ्लड के बारे में, लिखना लार्ज एरिया फ्लड के बारे में लिखना कि दिस टाइप ऑफ फ्लड, दिस टाइप ऑफ फ्लड, दिस टाइप ऑफ फ्लड, दिस टाइप ऑफ फ्लड अकर्स ड्यू टू, occur due to storm, occur due to storm of low intensity having a duration, having a duration of a few days, to several weeks, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको बताया था, ये अकर्स क्या होते हैं, लो इंटेंसिटी की रेनफॉल होती है, और ड्यूरेशन क्या होता है इसका, फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ हफ्ते तक लगातार ये बारिश होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो फ्लड आएगा वो लार्ज एरिया को कवर कर देगा, ठीक है, लार्ज एरिया को कवर करेगा, उसको क्या बोलते हैं, लार्ज एरिया फ्लड कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्मॉल एरिया फ्लड, स्मॉल एरिया फ्लड, ठीक है, स्मॉल एरिया फ्लड। इसमें क्या होगा, स्टॉर्म्स ऑफ हाई इंटेंसिटी, storms of high intensity and duration of 1 day or less causes small area flood, ठीक है, causes small area flood, ठीक है, causes small area flood, ठीक है। क्या मैंने बोला था, स्मॉल एरिया फ्लड में क्या होता है, स्टॉर्म्स ऑफ हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल होगी, ड्यूरेशन क्या होगा उसका, 1 दिन भी हो सकता है और 1 दिन से कम का भी ड्यूरेशन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लार्ज एरिया फ्लड में एक चीज़ और आता है कि क्या होता है, जो स्नो होती है ना, स्नो जब मेल्ट होती है उसके वजह से भी क्या आता है, हमारा लार्ज एरिया फ्लड आता है। उसमें लिखना सम टाइम स्नो मेल्ट में also be a reason to cause large area flood, ठीक है। क्या होती है, बर्फ देखा होगा आपने, बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है, जैसे ग्लेशियर होते हैं, जो वो बर्फ जमी होती है, तो क्या होती है, जब वो मेल्ट होती है, ठीक है, पिघलती है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, लार्ज एरिया फ्लड कॉजेस हो सकता है, ठीक है। ये है हमारा इसके टाइप्स। फिर आता है इसके बाद आता है हमारे पास, अभी फ्लड के बारे में पढ़ें, इसके बाद आता है इसमें एस्टिमेशन, उसके बाद मैं बता रहा था आपको कि क्या है, इसके बाद क्या है, इससे पूछा जाता है एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पीक, एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पीक किस किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। ये एक आता है रैशनल मेथड, एक होता है रैशनल मेथड, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है एम्पेरिकल मेथड या फॉर्मूला बोल लो, एक होता हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, ठीक है,
किसने दिया था यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में, किसने बताया था, सरमन ने बताया था, एल के सरमन ने बताया था हमको, ये याद रखना। और सिंथेटिक के बारे में किसने बताया था हमको, सिंडर्स ने बताया था, ये याद रखना, ये नाम पूछेंगे। और एक आता है हमारे पास फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है, ये 4 मेथड, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो मेथड होता है ये लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कैचमेंट एरिया होता है जिसका कैचमेंट एरिया 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। और रैशनल मेथड यूज़ करेंगे जिसका कैचमेंट एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, रैशनल मेथड, ठीक है, रैशनल मेथड यूज़ करेंगे। अब क्या होता है इसमें हमसे फॉर्मूले पूछते हैं, ठीक है, इसमें हमसे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इसका जो लिमिटेशन है वो कितना है, 50 किलोमीटर स्क्वायर का। यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर का। यूनिट हाइड्रोग्राफ किसने दिया था हमको, यूनिट हाइड्रोग्राफ हमको सरमन ने दिया था। और सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ किसने दिया था हमको, वो सिंडर्स ने दिया था। एम्पेरिकल मेथड में क्या होगा, डिकन्स फार्मूला हो गया, रेविस फार्मूला हो गया, इंग्लिश फार्मूला हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल मेथड के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रैशनल मेथड के बारे में, ठीक है। तो रैशनल मेथड में क्या है, सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना, कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। क्यू पी इक्वल्स टू 1/36 के पी सी ए, ये याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ढंग से लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू पी इक्वल्स टू 1/36 के पी सी ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्यू पी इक्वल्स टू 1/36 के पी सी ए, ठीक है। इसमें क्यू पी क्या है, जो क्यू पी है हमारे पास वो है पीक डिस्चार्ज ऑफ रन ऑफ, पीक डिस्चार्ज ऑफ रन ऑफ किस में होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा, ठीक है। के क्या है हमारे पास, के हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ जो होता है वो होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, ये याद रखना। ये पूछ लेगा पेपर में कि कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन या इक्वल टू 1 होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये कैसे आता है 1, अब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई कंक्रीट की सरफेस है, कोई कंक्रीट की सरफेस है, ठीक है। अगर यहाँ रेन होगी तो यहाँ क्या इन्फिल्ट्रेशन होगा, या इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, सारा पानी रन ऑफ होगा। तो जो ये वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी, ये जो 1 है ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा। बट अगर ये कोई सॉइल है, अगर यहाँ बारिश हुई तो क्या होगा, कुछ पानी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, इस वजह से क्या होगी, इसकी 1 की वैल्यू, ये 1 क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये है इसका मतलब। दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई कंक्रीट की सरफेस है, मतलब कोई रोड बना रखी हमने या कुछ भी बना रखी हो कंक्रीट की, वहाँ बारिश होगी तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, वैसे होता है थोड़ा सा हो जाएगा बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है बस। ये क्या होगा, ये पानी यहाँ से रन ऑफ करने लग जाएगा, तो 1 की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और ये अगर ये कोई सॉइल है, यहाँ बारिश होगी तो पहले क्या करेगा, पानी इन्फिल्ट्रेशन होगा, पानी अपने सैचुरेशन लेवल पर, उसके बाद का जो पानी बचेगा वो रन ऑफ होने लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से 1 की वैल्यू क्या होगी, कम होने लग जाएगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। मैंने बता दिया कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन होगा या इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। के पता चल गया हमको। जो ए होता है, ए क्या होता है हमारे पास, कैचमेंट एरिया, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में, नहीं सॉरी किलोमीटर में नहीं होगा, यहाँ जो कैचमेंट होगा वो किस में होगा, वो हेक्टेयर्स में होगा,
कैचमेंट एरिया किसमें होगा, हेक्टेयर्स में होगा। और जो पीसी है, जो ये पीसी है वो है हमारे पास मीन रेनफॉल इंटेंसिटी, मीन रेनफॉल इंटेंसिटी है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये होगा सेंटीमीटर पर आवर में, ये याद रखना है, ये हमको पूरा याद रखना है, ठीक है। ये हमको पूरा याद रखना है कि ये किसके बारे में, रेशनल मेथड के बारे में। ये किसके बारे में, रैशनल मेथड के बारे में। फॉर्मूला क्या है, QP इक्वल्स टू 1/36, ठीक है। रैशनल मेथड के बारे में फॉर्मूला क्या है, QP इक्वल्स टू 1/36 KPC इंटू A, ठीक है। K क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन या इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। पीसी क्या होता है, पीसी क्या होता है हमारे पास, मीन रेनफॉल इंटेंसिटी, किस में होगा, सेंटीमीटर पर आवर में। ए क्या होता है हमारे पास, कैचमेंट एरिया होगा, किस में होगा, वो हेक्टेयर्स में होगा, ठीक है। ये याद रखनी, ये रैशनल मेथड के बारे में। रैशनल मेथड क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। पेपर में सिर्फ ये आएगा कि फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या है, QP इक्वल्स टू 1/36 KPC/A, KPC इंटू A, ठीक है। कहाँ के लिए इसकी लिमिटेशन कितनी होती है, लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया रैशनल मेथड के बारे में। फिर आता है हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला। यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला बताता हूँ। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो कई साइंटिस्ट होते हैं वो किसी जगह पे जाके, ठीक है, किसी जगह पे जाके वहाँ का क्या करते हैं, उस जगह के बारे में जाके उसको खोजबीन करते हैं, उसको खोजते हैं, उसका फार्मूला बनाते हैं, उस कंडीशन में बनाते हैं, उस टेम्परेचर पे बनाते हैं, वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो टोपोग्राफी है, उन सबको एनालाइज करके एक फार्मूला बनाते हैं, उसको कहते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक। सबसे पहला आता है हमारे पास डिकन फार्मूला। एक डिकन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था। वो क्या दिया था उन्होंने दिया था QP इक्वल्स टू CD A की पावर 3/4, A की पावर 3/4, ठीक है, A की पावर 3/4, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये ढंग से लिख देता हूँ, QP इक्वल्स टू CD A की पावर 3/4, ठीक है, 3/4। ये 3/4 याद रखना। ये किसने दिया था हमको, डिकन्स ने दिया था, ठीक है, डिकन्स ने दिया था। इसमें जो QP था, जो QP है वो क्या है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। वो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है। किस में होगा, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। जो A है हमारे पास वो क्या होगा, कैचमेंट एरिया, किस में होगा, ये किलोमीटर स्क्वायर में। रैशनल में किस में था, रैशनल में हेक्टेयर्स में था। इसमें क्या है, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। जो CD है वो क्या है हमारे पास, ये डिकन्स कांस्टेंट है। क्या है, डिकन कांस्टेंट है, ठीक है। इसने कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दिए है कि किसी अलग अलग जगह में, कि अलग अलग जगह पे हमको CD की वैल्यू, जैसे कहीं मतलब मान लो वेस्टर्न घाट में हो गया या कहीं पे हो गया, इसने अलग अलग जगह जाके इंडिया में वहाँ पे उस जगह का एक अलग अलग सा कांस्टेंट नंबर दे रखा है हमको कि इस ये वैल्यू रखने पर हम CD की जगह उस वैल्यू को रखेंगे तो वहाँ हमको पता चल जाएगा QP, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो CD जो है वो है डिकन्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू दी थी इसने, CD क्या थी, 6 से बड़ी थी या 6 के बराबर थी, और लेस देन कितनी थी, 30। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिकन्स ने जो दिया था, डिकन्स कांस्टेंट, ठीक है। डिकन ये कांस्टेंट क्या होती है कि हर मतलब कहीं पे भी इलाके में जाके, जैसे मतलब हो सकता है आसाम में किसी, मैं एग्जांपल ले लो, आसाम में मैं कुछ करूं, एनालाइज करूं, और जाके महाराष्ट्र में कुछ एनालाइज करूं, तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, थोड़ा टोपोग्राफी अलग होगा, वहाँ का सब कुछ अलग होगा, ठीक है। इसी वजह से, इसी तरह से डिकन्स ने जो जब किया होगा एनालाइज, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया होगा अपना, तो उसने क्या करा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग CD की वैल्यू रखी। CD क्या है, डिकन्स कांस्टेंट। ये क्या रखा उसने, 6 से बड़ी या 6 के बराबर, बट 30 से कम रखी उसने वैल्यू, ठीक है।
ये हमारा डिकन्स फॉर्मूला क्या है, क्यू पी इक्वल्स टू सी डी ए की पावर 3/4, ए की पावर 3/4, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारा क्या है, डिकन्स फॉर्मूला, ये है हमारा डिकन्स फॉर्मूला, ठीक है, डिकन्स फॉर्मूला। फिर इंपेरिकल के अंदर एक और थे जिन्होंने, पहले इसके पहले एक नोट लिख लो, एक नोट है कि डिकन्स फॉर्मूला इज गिवन बाय डिकन फॉर्मूला इज गिवन फॉर इज, ये याद रखना, ये पूछते हैं एग्जाम में, डिकन्स फॉर्मूला इज गिवन फॉर द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक, कंट्री कौन सी, इंडिया हमारी, ठीक। क्या दिया डिकन्स फॉर्मूला ने, कहाँ के लिए दिया ये फॉर्मूला, सेंट्रल इंडिया के लिए और नॉर्दर्न इंडिया के लिए, ठीक है। अब उसने क्या क्या सी की वैल्यू दी, सी डी की वैल्यू क्या क्या दी, ये लिखना डिकन्स में ही आगे लिखना, ये चार्ट है एक, ठीक, एक चार्ट है, ये है, पहले लिखना रीजन, ये रीजन, यहाँ पे लिखना वैल्यू ऑफ सी इन डिकन फॉर्मूला, इन डिकन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले उसने नॉर्दर्न बात करें, अगर हमारा क्या है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात की, तो उसने यहाँ पे क्या दिया, 6 दिया हमको वैल्यू, सी की, सी डी की जो वैल्यू थी वो 6 दी। जो बी हमारे पास है वो उसने नॉर्दर्न इंडियन हिली रीजन मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लिए उसने क्या अपना सी की वैल्यू दी, 11 से 14, 11 to 14, ठीक है। सी हमारे पास है सेंट्रल इंडिया के लिए, मध्य भारत के लिए उसने क्या दिया, 14 से 28 की वैल्यू, 14 से 28 के बीच में कुछ भी ले सकता है। डी कोस्टल एरिया ऑफ आंध्रा एंड उड़ीसा के लिए, कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए क्या दिया उसने, बाई 22 to 28 के बीच में, ठीक है। और वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया का पश्चिमी भाग, ठीक है, इंडिया का पश्चिमी भाग के लिए उसने क्या दिया, 26 to 28, ठीक है, 26 to 28। अब इसमें क्या देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सी डी की वैल्यू ली थी उसने क्या ली थी, 6 से बड़ी और 6 के बराबर पर लेस देन 30 ली थी, ठीक है, लेस देन 30 है, 6 से स्टार्ट हो गया 28 पे पहुंच रही, ठीक है। क्या बोला उसने, अगर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जैसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में लगा लो, दिल्ली हो गया, कोई भी हो गया, ये क्या प्लेन्स एरिया है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के लिए उसने क्या दिया, सी डी की वैल्यू 6 दी। नॉर्दर्न इंडियन हिली रीजन जैसे मतलब उत्तराखंड हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, तो उसके लिए इसने क्या वैल्यू दी, 11 to 14 हिली रीजन, ठीक है। सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत मतलब जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कुछ हो गया, तो उनके लिए क्या दिया इसने, 14 to 28 दिया, ठीक है। कोस्टल एरिया, समुद्री, ठीक है, कोस्टल एरिया आपको पता होगा, समुद्री इलाका बोलते हैं वैसे तो कोस्टल एरिया के लिए कैसे, कोस्टल एरिया कहाँ के लिए, सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए उसने क्या दिया, 22 से 28। फिर उसने वेस्टर्न घाट, भारत का पश्चिमी छोर के लिए, वेस्टर्न घाट के लिए क्या दिया हमको, 26 से लेके 28 क्या दी, सी डी की वैल्यू दी, ठीक है। ये हो गया हमारा डिकन्स फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है एक रेविस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे, याद रखना। फिर आता है हमारे में, एक आता है रेविस फॉर्मूला, ठीक है। फिर बी आता है हमारा, एक हो गया डिकन्स, ये हो गया रेविस फॉर्मूला। रेविस ने क्या बोला, ठीक है, उसका फॉर्मूला था क्यू पी इक्वल्स टू सी आर ए की पावर 2/3, सी की पावर 2/3।
इसने जो फॉर्मूला दिया था, डिकन्स ने जो ये राइविस ने फॉर्मूला दिया था, दिस फॉर्मूला इज originally developed for Tamil Nadu, and Tamil Nadu region, part of Karnataka and Andhra Pradesh ठीक है। राइविस ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था, QP इक्वल्स टू CR A की पावर 2/3, ठीक है। QP इक्वल्स टू CR A की पावर 2/3, QP इक्वल्स टू CR A की पावर 2/3। और जो डिकन्स ने दिया था वो दिया था उसने QP इक्वल्स टू CD A की पावर 3/4, ठीक है। इसने 2/3, उसने 3/4 दिया था। राइविस ने जो फॉर्मूला दिया वो कहाँ कहाँ के लिए दिया, तमिलनाडु रीजन के लिए, कर्नाटक के पार्ट के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए, पार्ट ऑफ कर्नाटका का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग के लिए इसने हमको फॉर्मूला दिया। क्या दिया, QP इक्वल्स टू CR A की पावर 2/3, ठीक है। जो इसमें QP है वो क्या हमारे पास, पीक डिस्चार्ज, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज या पीक डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं उसको, फ्लड पीक डिस्चार्ज, ठीक है। कितना क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। और जो A है हमारे पास वो क्या, हमारे पास कैचमेंट एरिया किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। और जो CR होता है वो क्या होता है, रेविस कोएफिशिएंट, ठीक है, रेविस कोएफिशिएंट। इसने भी कुछ अलग अलग सी वैल्यू दी अपने कोएफिशिएंट के लिए, वो भी लिख लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसने भी कुछ अपनी जगह के लिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कोएफिशिएंट की वैल्यू दी, ठीक है। ये याद रखना कि रेविस ने कहाँ कहाँ के लिए दिया, तमिलनाडु रीजन के लिए दिया, कर्नाटक के पार्ट के लिए और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट के लिए। QP इक्वल्स टू CR A की पावर 2/3। QP क्या होता है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। CR क्या हो गया हमारा, रेविस कांस्टेंट। A क्या हो गया हमारे पास, A क्या हो गया, कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। फिर इसके कुछ लोकेशन ऑफ कैचमेंट लिखना, लोकेशन ऑफ कैचमेंट, और यहां पे लिखना वैल्यू ऑफ C इन रेविस फॉर्मूला, इन रेविस फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला है एरिया विदिन 80 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, कि 80 किलोमीटर का एरिया कहां से, ईस्ट कोस्ट से, ठीक है, पूर्वी कोस्ट से 80 किलोमीटर का जो एरिया था उसके लिए जो रेविस ने अपनी कांस्टेंट की वैल्यू दी वो दी 6.8, ठीक है। बी हमारे पास है एरिया विद 80 to 160 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, पूर्वी भाग से 60 से लेके 80 से लेके 160 किलोमीटर के एरिया के लिए उसने अपनी जो C की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू दी वो दी 8.5, ठीक है, 8.5। C पॉइंट है लिमिटेड एरिया नियर हिल्स, ठीक है। हिल्स के लिमिटेड एरिया के लिए उसने कितना दिया, 10.2, ठीक है। और डी एक है उसकी जो एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड वैल्यू थी, जो वैल्यू थी वो क्या थी, अप टू 40 तक हम ले सकते थे, क्या, एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना।
कि जो रेवीज ने अपना कांस्टेंट दिया था ईस्ट कोस्ट से 80 किलोमीटर तक 6.8, ईस्ट कोस्ट से 80 से लेके 160 किलोमीटर तक 8.5, हिल्स के नियर जो एरिया थे उनके लिए 10.2, और जो एक्चुअल ये वैल्यू गई थी वो कहाँ तक गई थी, 40 तक गई थी हमारी, ठीक है। अलग अलग जगह का, अब ज़्यादा पूरा तो लिखते नहीं है, तो अलग अलग जगह उसने करा होगा, तो उसकी वैल्यू कहाँ तक गई थी, 40 तक गई थी कांस्टेंट की, ठीक है। अब एक होता है कि कई बार हम ना राइवीज और डिकन्स फार्मूला में क्या करते हैं, कंफ्यूज खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या लेना है। तो सिंपल है, याद रखना, जैसे ये डिकन्स फार्मूला है और ये क्या है हमारे पास, रेविस फार्मूला है, ठीक है। ये रेविस फार्मूला है, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्यू पी सी डी ए की पावर 3/4, ये हमारे पास क्यू पी इक्वल्स टू सी आर ए की पावर 2/3, ठीक है। अब क्या देखना है, सबसे पहले ये देखो 4 और 3, 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, डिकन्स में कितने वर्ड है, 7, तो मतलब 3/4 कितना, 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें कितना है, 3 और 2 + 3, 2 और +3 कितना है, 5 हो जाएगा। रेविस में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 5 वर्ड्स आ रहे हैं रेविस में, तो मतलब 5 आनी चाहिए। और दूसरी एक चीज़ याद रखना कि ऊपर स्मॉलर वैल्यू आएगी, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, ऊपर स्मॉलर वैल्यू आएगी, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, 3/4 2/3, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है पेपरों में, ये सारे फॉर्मूले याद रखना। एक आता है हमारे पास इंग्लिश फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला, ये इसने जो ये साइंटिस्ट है इंग्लिश, उसने कहाँ के लिए दिया था, महाराष्ट्र रीजन के लिए दिया था, ठीक है, महाराष्ट्र रीजन के लिए दिया था ये, ठीक है। दिस फॉर्मूला is based on flood data of catchment area in Western Ghats in Maharashtra, महाराष्ट्र रीजन की, ठीक है। इंग्लिश ने जो फॉर्मूला दिया वो बेस्ड किस पे था, फ्लड डाटा पे, कैचमेंट के लिए, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, कहाँ, महाराष्ट्र पे, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो क्या फॉर्मूला था, उनका फॉर्मूला था क्यू पी इक्वल्स टू 124A √A + 10.4, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। QP इक्वल्स टू 124A अपॉन √A + 10.4। अब क्या होगा, वो हमको कैचमेंट एरिया दे देगा। अगर हमसे देखो आजकल पेपर नए फॉर्म में बन रहा है, तो हो सकता है वो न्यूमेरिकल पूछेगा, तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड है। तो A की वैल्यू मान लो कुछ 50 दे देगा, 50 किलोमीटर स्क्वायर दे देगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ A की वैल्यू डालनी है और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू पी इक्वल्स टू 124A अपॉन √A + 10.4, ठीक है, √A + 10.4, ये याद रखना, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 123A, ठीक है, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी इक्वल्स टू 123A, ठीक है। वैल्यू सिमिलर आएगी, जब आप रूट में यहाँ वैल्यू डालोगे और रूट हटाओगे तो ऐसी कुछ बन के यही आएगी वैल्यू, ठीक है, कुछ यही बन के आएगी वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना। एक याद रखना क्यू पी इक्वल्स टू 124A √A + 10.4, और दूसरा याद रखना क्यू पी इक्वल्स टू 123A, ठीक है। और कहाँ के लिए दिया था, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र के लिए दिया था इंग्लिश ने।
ठीक है, यही है इसमें। ठीक है, बाकी है यूनिट हाइड्रोग्राफ, जब पढ़ना नहीं है हमको। फिर आता है हमारे पास एक, हमको फिर से यूनिट हाइड्रोग्राफ में एक चीज याद रखना है, किसने दिया था? एल के शर्मन ने दिया था। ठीक है, और सिंथेटिक वाला सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ किसने दिया था? हमको सिंडर्स ने दिया था। ये आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अब एक है फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसमें हमको हेजन्स, एलन हेजन्स का फॉर्मूला याद रखना है। हेजन्स फॉर्मूला ये आता है एग्जाम में, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा। ये होता है P इक्वल्स टू एम एन प्लस वन, ये याद रखना है हमको। ठीक है, हेजन्स फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू एम अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसमें जो m है, जो m है वो है हमारा ऑर्डर नंबर ऑफ द इवेंट, ऑर्डर नंबर ऑफ द इवेंट। और जो n है हमारे पास वो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन द डाटा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे मतलब कोई डाटा होगा, उसमें नंबर को ऑर्डर से जो अरेंज किया होगा वो m, और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट हुए हैं उसको हम n कहते हैं। ठीक है, एलन हेजन्स का फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल्स टू एम अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एलन हेजन का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू एम अपॉन एन प्लस वन, ये याद रखना बस। ठीक है, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हमको कैसे होता है, क्या होता है, ये हमको नहीं जानना। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिकरेंस इंटरवल, रिकरेंस इंटरवल टी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न पीरियड, ठीक, इसको क्या कहते हैं हम? रिटर्न पीरियड। अब आपने जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, उसमें क्या आता है कि 50 साल बाद इतनी ज़्यादा पानी आया है इस जगह पे, 50 साल वो आता है। जैसा आपने न्यूज़ चैनल कोई से भी देखेंगे, उसमें बताते हैं कि इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा, इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा। तो इसमें भी फ्लड में भी एक चीज़ होती है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि इतने साल का, कितने साल का, 50 साल का डाटा ले लिया, या तो हमने 50 साल का डाटा ले लिया, या फिर हमने क्या करा, 100 साल का डाटा ले लिया कि 50 साल पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पे पानी आया था, फ्लड आया था, और 50 साल के बाद फिर से फ्लड आ सकता है। ठीक है, 50 साल के बाद फिर से फ्लड आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी से चलता है ये पूरा खेल कि मतलब आज जैसे मान लो कि 2000 में बाढ़ आई थी। ठीक है, और उसके 50 साल बाद फिर से बाढ़ आ सकती है, या उसके 100 साल बाद फिर से फ्लड आ सकती है। और जो फ्लड होती है, जो 100 साल की फ्लड की डिस्चार्ज होती है, वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे? फ्लड की डिस्चार्ज 50 साल वाली फ्लड की डिस्चार्ज से ज़्यादा होती है 100 साल की फ्लड की डिस्चार्ज। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ये सब प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ये इसमें पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है। इसको लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं रिकरेंस इंटरवल या रिटर्न पीरियड। इसको लिखते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज टाइम इंटरवल, it is defined as time interval between the occurring of an event of certain magnitude which is likely to be equaled or exceeded। ठीक है, the following empirical formula are used to find frequency or return
पीरियड टी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। जो कौन सा फॉर्म होता है वो होता है टी इक्वल्स टू 1/p। टी इक्वल्स टू 1/p, p मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टी मतलब टाइम, p मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, रिकरेंस टाइम इंटरवल या रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इट इज अ डिफाइंड एज टाइम इंटरवल। ये क्या टाइम इंटरवल है बिटवीन अकरिंग ऑफ इवेंट एंड अ सर्टेन मैग्नीट्यूड विच इज लाइकली टू इक्वल एन एक्सिस्ट। मतलब समझ लो कि 50 साल पहले कुछ फ्लड आया था, ठीक है। उसका कोई मार्किंग होगी, जैसे मान लो कोई मतलब 20 की मार्किंग, जैसे आपने देखा होगा स्टाफ लगे रहते हैं, ठीक है। स्टाफ लगे रहते हैं नदियों के किनारे, ठीक है। मानो वहाँ पे 20 पे क्या है, हमारा फ्लड लेवल है, ठीक है। और हमारे पास 50 साल पहले कितना आया था, 21 आ गया था, तो ये भी फ्लड माना जाएगा। और हो सकता है कि 50 साल बाद इतना ही फ्लड आए, या हो सकता है इससे ज़्यादा फ्लड आ जाए, ठीक है। यही कह रहा है। ये किस चीज़ पे चल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, ठीक है। एक अनुमान पे चल रहा है, ये एक अनुमान पे चल रहा है कि आ सकता है 50 साल में आ सकता है, 50 साल में आ सकता है, 100 साल में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास t इक्वल्स टू 1/p। टी मतलब टाइम, p मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये याद रखना। इसके अंदर एक लिखना है वेबुल्स फॉर्मूला लिखना, एक ये पूछ सकता है, एक बार ए में पूछा हुआ है वेबुल्स फॉर्मूला, वेबुल्स फॉर्मूला, ठीक है। इसका होता है, ये होता है t इक्वल्स टू n+1/m, ठीक है। एलन हेजन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था हमने, m/n+1। और ये वेबुल्स का क्या है, t इक्वल्स टू n+1/m, ठीक है। इसमें जो n है, वो है नंबर ऑफ एनुअल सीरीज, जिसको हम टाइम सीरीज कहते हैं, ऑफ डाटा यूज्ड इन एनालिसिस, ठीक है। और m को बोलते हैं हम रैंक असाइंड फॉर अ गिवन डाटा in that series for which t is, ठीक है। ये याद रखना, इनसे कोई मतलब नहीं, ये याद रखना वेबुल्स फॉर्मूला क्या होता है, n+1/m, ठीक है। वेबुल्स फॉर्मूला क्या होता है, n+1/m, t फॉर टाइम। और हमारे पास जो एलन हेजन का फॉर्मूला था, वो क्या था हमारे पास, p इक्वल्स टू m/n+1, ठीक है। ये हमारे पास किसका था, एलन हेजन्स का फॉर्मूला था, ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आती है फ्लड राउटिंग, ठीक है। फ्लड राउटिंग, अब पढ़ता हूँ फ्लड राउटिंग के बारे में कि फ्लड राउटिंग क्या होता है, ठीक है। फ्लड राउटिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम फ्लड राउटिंग के बारे में। फ्लड राउटिंग, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फ्लड राउटिंग के बारे में, ठीक। अब पढ़ता हूँ फ्लड राउटिंग के बारे में, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्लड राउटिंग is the process of determining peak discharge or stage of outflow hydrograph
corresponding to a known inflow हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये है। इसके और भी है, वो भी लिखाता हूँ, पहले इससे ही समझ लेंगे। ये मेन है इसका, ठीक है, क्योंकि क्या क्या होता है कि इसमें जो इसके जो ये जो इसके ये थ्योरीज हैं, ये तीन टाइप में लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको समझना है, क्योंकि पेपरों में क्या करते हैं, हमसे पूछ लेंगे, थ्योरी दे देंगे, पूछ लेंगे ये किस चीज़ की थ्योरी है, फ्लड राउटिंग की, हमको पता होना चाहिए फ्लड राउटिंग की थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे समझते हैं। ठीक है, मानो ये कोई हमारे पास ये नदी है हमारे पास। ठीक है, ये इसका इनफ्लो है, ये इसका आउटफ्लो है, ये इसका क्या है, अप स्ट्रीम है, ये इसका क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ये इसका डाउन स्ट्रीम। और क्या होता है, पानी कहाँ से आता है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ ही आता है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता डाउन स्ट्रीम की तरफ से अप स्ट्रीम की तरफ से चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, नेचुरली केस की बात कर रहा हूँ मैं, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ हमारे पास क्या होता है, पानी बहता है। ठीक है, हमको यहाँ पे की यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है, सॉरी यहाँ पे क्या हाइड्रोग्राफ पता है हमको। ठीक है, यहाँ पे का क्या पता है हमको, हाइड्रोग्राफ पता हुआ है, यहाँ पे का हमको हाइड्रोग्राफ पहले से पता है। अगर यहाँ का हाइड्रोग्राफ हमको पता है, हम इस हाइड्रोग्राफ की मदद से क्या करेंगे, हम आउटफ्लो की हाइड्रोग्राफ को बना लेंगे। ठीक है, इसकी मदद से क्या करेंगे हम, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, आउटफ्लो की जो इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ है उसकी हेल्प से हम क्या बना लेंगे, डाउन स्ट्रीम की आउटफ्लो। ठीक है, अब एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मानो ये कोई हाइड्रोग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये आउटफ्लो की है, ये आउटफ्लो के हाइड्रोग्राफ है, तो इनफ्लो के हाइड्रोग्राफ इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, मान लो ये इसका पीक डिस्चार्ज है, ये इसका पीक डिस्चार्ज है। ठीक है, ये इसका पीक डिस्चार्ज है, ये इसका पीक डिस्चार्ज है। मान लो ये आउटफ्लो का डिस्चार्ज है, ये इनफ्लो का डिस्चार्ज है। ठीक है, सॉरी ये आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ है, ये इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, ऊपर वाला इनफ्लो का, नीचे वाला आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, अब जो ये इन दोनों के पीक, जो इन दोनों के पीक के बीच की दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग। इसको क्या बोलेंगे हम, लैग। ठीक है, और जो इनकी जो दूरी है इसको बोलते हैं हम अटेंशुएशन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, पीक से पीक की जो दूरी है अटेंशुएशन, और पीक से पीक की जो दूरी है ये वाली, इस तरीके में उसको बोलते हैं हम लैग। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होगा, और ये क्या बनेगा, टाइम बनेगा। ठीक है, ये टाइम बनेगा। ठीक है, इसको टाइम इनवेरिएंट भी बोलते हैं वैसे तो, पर हम लैग बोलेंगे। ठीक है, ये होता है, इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे आप। फिर आगे लिखना फ्लड राउटिंग के बारे में, आगे लिखना। ठीक है, फ्लड राउटिंग के बारे में आगे लिखना, फ्लड राउटिंग के बारे में। अब आगे इसकी एक और थ्योरी बनती है, उसको भी लिखेंगे। ये हमने पढ़ लिया, फ्लड राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग पीक डिस्चार्ज ऑफ अ स्टेज ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू द नॉन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। मतलब हम अप स्ट्रीम के हाइड्रोग्राफ की हेल्प से हम डाउन स्ट्रीम का हाइड्रोग्राफ बना लेंगे। ठीक है, फिर इसकी एक और थ्योरी आती है कि फ्लड राउटिंग इज अ टेक्निक, फ्लड राउटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द flood hydrograph at a section of river by using the data of flood flow at one or more upstream section। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि फ्लड राउटिंग इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड राउटिंग एक टेक्निक है जिससे हम फ्लड हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं एट अ सेक्शन ऑफ अ रिवर, किसी रिवर के सेक्शन पे, बाय यूजिंग द डाटा ऑफ फ्लड फ्लो।
फ्लड फ्लो के डाटा से हम रिवर के किसी सेक्शन पे फ्लड हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं एट वन और मोर अपस्ट्रीम सेक्शन, एक से ज़्यादा अपस्ट्रीम सेक्शन हो उसके, ठीक है, ये बोल रहा है इसमें। फिर उसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट है वो लिखना कि फ्लड राउटिंग is a process of estimation. Flood routing is a process of estimation and determining the stage height, volume in storage and rate of outflow from a reservoir or a stream reach for a given inflow हाइड्रोग्राफ। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्लड राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एस्टिमेशन कर सकते हैं स्टेज हाइट की, वॉल्यूम जो भी है, स्टोरेज की, रेट कैसी, आउटफ्लो की रेट कैसी है रिजर्वायर से या स्ट्रीम से, रीच फॉर ए गिवन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये बोल रहा है ये, बाकी समझने वाली कुछ नहीं है। समझना जो था हमको ये है कि इनफ्लो के हाइड्रोग्राफ की मदद से हम आउटफ्लो की हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। इसके बाद आता है हमारे पास इसके क्या क्या यूजेस है, फ्लड हाइड्रोग्राफ के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, यूजेस, तो पहला यूज है इसका इन द एस्टिमेशन ऑफ डिजाइन फ्लड। ठीक है, फ्लड के बारे में जानने के लिए एस्टिमेशन में काम आता है। ठीक है, दूसरा इन द डिजाइनिंग ऑफ रिजर्वायर, अगर हम कोई भी रिजर्वायर बनाएंगे तो हमको वहाँ के बारे में पता तो होना चाहिए, वहाँ का कैसा फ्लड का, कब फ्लड आया था, कितना फ्लड आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसके बाद हम रिजर्वायर का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तीसरा है इन द डिजाइनिंग ऑफ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर जैसे हमने कोई भी फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया, अगर हम कोई भी फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको पहले से तो पता होना चाहिए भाई यहाँ फ्लड आता है कि नहीं आता, फ्लड आता है तो कितना फ्लड आता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो हम इसकी फ्लड राउटिंग के हेल्प से ये भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इन डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ स्पिलवे बनाते समय भी हमको ये होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है इन स्टडी ऑफ फ्लड वेव की स्टडी के लिए भी हमको ये काम आ सकता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये नोट पॉइंट लिखना कि फ्लड राउटिंग जो होता है, फ्लड राउटिंग is a process of tracking the flood wave movement। ये एग्जाम में आ सकता है, ये याद रखना कि फ्लड राउटिंग क्या है। फ्लड राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द फ्लड वेव मूवमेंट, कि फ्लड वेव की जो फ्लड की वेव की मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फ्लड राउटिंग का यूज कर सकते हैं। ये याद रखना, फ्लड वेव की जो फ्लड का जो वेव होता है उसके मूवमेंट की ट्रैकिंग करने के लिए फ्लड राउटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना।
ठीक है, उसको याद रखना। इसके बाद जो मैं अटेंशन और आपको लैग के बारे में बता रहा था उसके बारे में पढ़ते हैं कि लैग क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ है, ये इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ है, ये इसका पीक है, ये इसका पीक है, इसको लैग बोलेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी को हम अटेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, अटेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अटेंशिएशन क्या होता है। अटेंशिएशन, ठीक है, ATTENUATION, ये लिखना। ड्यू टू स्टोरेज, ड्यू टू द स्टोरेज, ड्यू टू द स्टोरेज इफेक्ट, ड्यू टू द स्टोरेज इफेक्ट, द पीक ऑफ outflow, the peak of outflow hydrograph, the peak of hydrograph outflow hydrograph will be smaller than that of inflow hydrograph, inflow hydrograph। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है अटेंशिएशन में, क्या बोल रहा है कि स्टोरेज के इफेक्ट की वजह से अब क्या होगा, इनफ्लो में पानी तो ज़्यादा ही होगा ना, इनफ्लो में पानी ज़्यादा होगा, आउटफ्लो में आ रहा है वो। ठीक है, इनफ्लो में पानी बहुत ज़्यादा होगा, आउटफ्लो में आ रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि ड्यू टू द स्टोरेज इफेक्ट, स्टोरेज के इफेक्ट की वजह से द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, जो हाइड्रोग्राफ की पीक है वो क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, किससे, इनफ्लो के हाइड्रोग्राफ से। इनफ्लो के हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ किसमें होता है, डिस्चार्ज और टाइम का एक ग्राफ बनता है हाइड्रोग्राफ, डिस्चार्ज और टाइम का हाइड्रोग्राफ बनता है। हाइड्रोग्राफ किसका ग्राफ बनता है, डिस्चार्ज और टाइम का। इनफ्लो में क्या होगा, इनफ्लो बड़ा है, स्मॉलर क्या है, आउटफ्लो। किसकी वजह से हो रहा है कि किसकी वजह से आउटफ्लो का स्मॉलर बन रहा है, स्टोरेज इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में आ सकता है कि स्टोरेज के इफेक्ट की वजह से आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ छोटा बन रहा है इनफ्लो के हाइड्रोग्राफ से। ठीक है, ये याद रखना। जो होता है द रिएक्शन in the peak, the reaction in the peak value is called attenuation, ठीक है, अटेंशिएशन क्या होगा, इसकी यहाँ पे की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे की वैल्यू कुछ और होगी, तो इनको क्या बोलेंगे, अटेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, जो अटेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है इनफ्लो पीक डिस्चार्ज, इनफ्लो पीक डिस्चार्ज माइनस आउटफ्लो पीक डिस्चार्ज। ठीक है, इनफ्लो पीक डिस्चार्ज माइनस आउटफ्लो पीक डिस्चार्ज। मानो यहाँ पे कोई 20 है, यहाँ पे कोई 10 है, 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 10 का क्या है, अटेंशिएशन है यहाँ पे। ठीक है, यही बोला कि अटेंशिएशन क्या है, इनफ्लो पीक डिस्चार्ज माइनस आउटफ्लो पीक डिस्चार्ज। ठीक है, इनफ्लो पीक डिस्चार्ज माइनस आउटफ्लो पीक डिस्चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है लैग। लैग क्या होता है, ठीक है, लैग आपको बताया मैंने आपको कि लैग क्या होता है। लैग, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैग बोलते हैं। ठीक है, लैग। ठीक है, लैग क्या लिखा हुआ है, द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ occurs after the peak of inflow hydrograph. The time difference between two peak is known as lag। ठीक है, लैग क्या होता है, लैग होता है पीक इनफ्लो टाइम माइनस पीक आउटफ्लो
टाइम, पीक आउटफ्लो टाइम, पीक इनफ्लो टाइम माइनस पीक आउटफ्लो टाइम। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, द पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, जो पीक है आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का, ये इनफ्लो के पीक हाइड्रोग्राफ के बाद बनता है, ठीक है, अकर्स आफ्टर द पीक ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, इनफ्लो के पीक के हाइड्रोग्राफ के बाद बनता है ये, ठीक है, आउटफ्लो का। द टाइम, जो इन दोनों के बीच में टाइम का इंटरवल है उसी को क्या कहते हैं, लैग कहते हैं, ठीक है। तो लैग क्या होता है, पीक इनफ्लो, जो इस पीक का इनफ्लो टाइम होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम चल रहा है, हाइड्रोग्राफ किसके बीच में बनता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम लिखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ टाइम लिखा होगा। तो इनफ्लो के पीक के टाइम से लेके आउटफ्लो के पीक के टाइम के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, जो उन दोनों के बीच की दूरी, या दूरी तो नहीं बोलेंगे, टाइम इंटरवल बोलेंगे, उन दोनों के बीच की जो टाइम इंटरवल होगी उसको हम क्या कहेंगे, लैग कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लैग कहेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, लैग कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लैग कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लैग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, लैग कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जो याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, जो हमको यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल चीजें, टाइप्स ऑफ फ्लड राउटिंग, टाइप्स ऑफ फ्लड राउटिंग। फ्लड राउटिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक तो होता है हमारे पास रिजर्वायर, रिजर्वायर राउटिंग, एक होता है हमारे पास रिजर्वायर राउटिंग, दूसरा हमारे पास होता है चैनल राउटिंग। क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, हमको टाइप्स पता होने चाहिए फ्लड राउटिंग के, क्या क्या होता है, रिजर्वायर राउटिंग होता है, चैनल राउटिंग होता है, ठीक है। रिजर्वायर राउटिंग के अंदर भी क्या होते हैं, वेरियस मेथड होते हैं, वेरियस मेथड ऑफ रिजर्वायर राउटिंग, ठीक है। क्या क्या होता है, एक है हमारे पास मॉडिफाइड पुल्स मेथड, ये याद रखना है, पूछ सकता है कि मॉडिफाइड पुल्स मेथड किसका मेथड है, वो है रिजर्वायर राउटिंग का मेथड है, ठीक है। बी हमारे पास गुडरिच मेथड, और सी है हमारे पास रंगा कुट्टा मेथड, ठीक है। ये इरिगेशन में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। रंगा कुट्टा मेथड, गुडरिच मेथड और मॉडिफाइड पुल्स मेथड किसके हैं, रिजर्वायर राउटिंग के मेथड है हमारे, ठीक है। एक टाइप्स ऑफ फ्लड राउटिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, एक रिजर्वायर राउटिंग होता है, एक चैनल राउटिंग होते हैं। रिजर्वायर राउटिंग के अंदर भी वेरियस मेथड होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड पुल्स मेथड, एक होता है गुडरिच मेथड और एक होता है रंगीस कुट्टा मेथड, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ पॉइंट्स, जो सिंपल उनके फॉर्मूलेज याद रखना है। वो पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, वो पॉइंट्स हमारे, सबसे पहले लिखना आप गंबल्स मेथड, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके फॉर्मूले याद रखना। गंबल मेथड क्या होता है, ठीक है, इट इज द मोस्टली यूज्ड in probability distribution function for extreme value in hydraulic studies, like flood peaks, maximum rainfall, maximum wind speed,
एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या बोला उसने बोला गंबल्स मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, गंबल मेथड यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ मोस्टली यूज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू इन द हाइड्रोलिक स्टडीज। हाइड्रोलिक स्टडीज़ के टाइम पे हाइड्रोलिक स्टडीज़ क्या क्या हो सकती है, हमको जब हम हाइड्रोलिक चीज़ बनाते हैं तो क्या क्या हमको पता होना चाहिए, फ्लड का पीक पता होना चाहिए, उस जगह पे हम जैसे किसी जगह पे हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, समझ लो हम डैम बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमको पता होना चाहिए जो वहाँ पे फ्लड आता है उसका पीक कितना है, सबसे ज़्यादा कितना फ्लड आ चुका है, मैक्सिमम वहाँ पे उस जगह पे मैक्सिमम कितनी रेनफॉल होती है, उस जगह पे मैक्सिमम स्पीड कितनी है विंड की, वो सब हम किससे पता कर सकते हैं, वो हम पता कर सकते हैं गंबल मेथड के लिए। ठीक है, गंबल मेथड क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसमें क्या बोला इसने, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एक्स टी इक्वल्स टू एक्स की बार प्लस के सिग्मा एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा एन माइनस वन जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, के एन माइनस वन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन। ठीक है, के क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। फिर हमसे पूछा ये के क्या है, ये के क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। के हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। के कैसे निकलेगा, के निकलेगा हमारे पास वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद आ रहा वाई टी क्या होता है हमारे पास, जो वाई टी होता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, रेड्यूस्ड वेरिटी। ठीक है, वाई टी ये छोड़ दो, वाई टी कैसे निकलता है। ठीक है, वाई एन जो होता है, वाई बार एन क्या होता है हमारे पास, रिड्यूस्ड मीन। ठीक है, इन सब को छोड़ दो, सिर्फ ये याद रखो कि गंबल्स मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है। गंबल्स मेथड यूज़ किया जाता है कहीं पे अगर हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हों तो वहाँ की मैक्सिमम फ्लड पीक के बारे में जानने के लिए, मैक्सिमम रेनफॉल जानने के लिए, मैक्सिमम विंड स्पीड जानने के लिए हम गंबल्स मेथड का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स टी इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिग्मा एन माइनस वन। सिग्मा एन माइनस वन क्या है हमारे पास, सिग्मा एन माइनस वन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, ये याद हो गया, ये गंबल्स मेथड हो गया। फिर उसके बाद आता है एक हमारे पास मस्किंगम मेथड। ठीक है, एक आता है हमारे पास मस्किंगम मेथड। एक आता है हमारे पास मस्किंगम मेथड। ठीक है, मस्किंगम। एक आता है हमारे पास मस्किंगम इक्वेशन या मेथड बोल लो उसको, मस्किंगम इक्वेशन। ठीक है, एक आता है हमारा मस्किंगम इक्वेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इक्वल्स टू के एक्स आई प्लस वन प्लस एक्स क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये वन माइनस एक्स एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले में सॉरी यहाँ पे आई भी एम भी आएगा, यहाँ पे एम भी आएगा। जो एम होता है वो 0.6 होता है, कब, आर्टिफिशियल चैनल के लिए, और एम की वैल्यू 1 होगी कब, नेचुरल चैनल के लिए। ठीक है, मैं नेचुरल चैनल के लिए, और एम 1 होगा नेचुरल चैनल के लिए, एम 0.6 होगा आर्टिफिशियल चैनल के लिए। ठीक है, जो इसमें के है वो है हमारे पास कोफिशिएंट पैरामीटर, एम जो है वो है कांस्टेंट एक्सपोनेंट
कांस्टेंट एक्सपोनेंट, और जो x है हमारे वो है वेटेज कांस्टेंट। जो भी इसके बारे में, जो इसके क्वेश्चन, जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं वो सब गेट ईएससी में आते हैं, हमारे जेईई के एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, जेईई के एग्जाम में सिर्फ ये आता है। और एक पॉइंट और आएगा, उसके बारे में हमको सिर्फ इतना जानना है, जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बनेगा हमारा Q2 C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, इसको नहीं लिखना, ये याद रखना, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि C0 प्लस C1 प्लस C2 जो होता है वो कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो याद रखना है, ये पूछ सकता है। ऐसा आ जाएगा कि मस्किंगम का इक्वेशन बता दो क्या होता है। ठीक है, मस्किंगम का इक्वेशन पूछ लेंगे, या तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता देता हूँ कब ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये आ गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया द मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग गिव्स क्यू। इससे पूछा गया द मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग गिव्स Q2 C0 C0 I2 plus C1 I1 plus C2 Q1. The coefficient in various equation, the value they will have value such that C0 plus C1 equals to C2। ठीक है, इसमें पूछा गया है, अच्छे से बता, ये लिख लिया होगा आपने, C0 C1 plus C2 equals to 1 होता है। ठीक है, ये याद रखते हैं, ये फॉर्मूला मस्किंगम इक्वेशन का क्या होता है, S इक्वल्स टू K ब्रैकेट में x I की पावर m प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x Q की पावर m ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें पूछा गया है कि द मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग गिव्स Q2 इक्वल्स टू C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1। द कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन विल हैव वैल्यू सच दैट, ए में दिया हुआ है हमको C0 प्लस C1 इक्वल्स टू C2, ऐसे भी पूछ सकते हैं। C0 माइनस C1 C0 माइनस C1 माइनस C1 इक्वल्स टू 1, या C0 प्लस C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0, या तो डी पूछ लेंगे हम C0 प्लस C1 प्लस C2 क्या होता है 1। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था, C0 प्लस C1 प्लस C2 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मस्किंगम मेथड हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम, एक तो स्ट्रक्चरल मेथड से, ठीक है, एक नॉन स्ट्रक्चरल मेथड से। ठीक है, ये कुछ नहीं पूछेगा क्या होता है क्या नहीं होता, सिर्फ याद रखना कि फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल मेथड से, कुछ भी स्ट्रक्चर की चीज़ बना दी, कुछ भी स्ट्रक्चर बना दिया वहाँ पे जिससे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो नॉन स्ट्रक्चरल मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जो मेन है, कुछ एक जो छूट गए थे मेरे, वो है हमारे सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बारे में लिखाऊंगा, पहले खाली समझना टाइप्स, पोरोसिटी और परमेबिलिटी। ठीक है, पोरोसिटी। अब क्या होता है, जैसे मानो कि कोई हमारे पास सॉलिड्स है, सॉइल का कोई हुआ है, ये हमारे पास इसके अंदर सॉइल है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सॉइल है। ठीक है, अब जो इनके बीच में इंटरकनेक्टिंग, जिस वजह से इनके बीच में इंटरकनेक्टिंग हो रही है, वो क्या हमारी परमेबिलिटी, है। और जो खाली जगह है, वो क्या हमारी पोरोसिटी। ठीक है, जो खाली जगह है इस सेक्शन में, जो खाली जगह वो हमारी क्या पोरोसिटी, और जो इनके बीच में जो इंटरकनेक्टिंग है वो किसको बोलेंगे, हम परमेबिलिटी को बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, वो परमेबिलिटी होता है। अब क्या होता है, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूफर, एक होता है हमारे पास एक्यूक्लूड, एक होता है हमारे पास एक्यूटार्ड,
और एक होता है हमारा एक्यूफ्यूज, ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्यूफ्यूज, ठीक है, एक होता है एक्यूफर, एक एक्यूक्लूड, एक होता है एक्यूटार्ड, एक होता है एक्यूफ्यूज, ठीक है, ठीक है, एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड और एक्यूफ्यूज होता है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक्यूफर होता है उसके अंदर पोरोसिटी भी होती है, परमेबिलिटी भी होती है, मतलब पानी को सोख भी सकता है और पानी को निकाल भी सकता है, ठीक है। एक्यूक्लूड में क्या होता है, सिर्फ सोखने की क्षमता होती है, पानी को सोख सकता है पर ये निकाल नहीं सकता। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्ले, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, क्ले क्या होता है, पानी को सोख लेता है पर निकालता नहीं है, क्योंकि उसके छोटे छोटे वाइट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, इसके वजह से वो पानी को नहीं परमेबल करता, सिर्फ पोरोसिटी खींच लेता है। एक्वाटार्ड का क्या होता है, पानी को खींच भी सकता है पर जो परमेबल होगा ना वो लेस होगा, बहुत कम मात्रा में पानी को छोड़ेगा। इसका होता है सैंडी क्ले, अभी लिखाऊंगा अच्छे से। जो एक्यूफ्यूज होता है मतलब फ्यूज हो गया, बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं है, ना ही उसमें पानी अंदर जाएगा ना ही पानी बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल होगा इसका रॉक के अंदर ना पानी जा सकता है ना पानी को सोख सकता है, ना पानी को सोख सकता है ना पानी को निकाल सकता है, ठीक है। ये हमारा एक्यूफर, एक्यूफ्यूज, एक्यूक्लूड और एक्यूटार्ड के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखना, इनके बारे में लिखना अच्छे से, ठीक है, इनके बारे में लिखना अच्छे से। बस 2 पॉइंट और है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा पूरा हाइड्रोलॉजी। तो जो पॉइंट है सबसे पहला है एक्यूक्लूड, ठीक है। एक्यूक्लूड में क्या, इट इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इट इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन which is highly porous, but not permeable, due to small size of pores, इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, क्ले, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था एक्यूक्लूड, ये याद रखना, जैसे कई बार हम भूल जाते हैं, तो याद रखना एक्यूक्लूड में सी आ रहा है, एक्यूक्लूड AQUICLUDE, तो सी आ रहा है तो सी फॉर क्ले, ठीक है। इसमें क्या होगा, पानी खींच तो लेगा, ये पानी अपने अंदर ले तो लेगा पर पानी को बाहर नहीं निकालेगा, रिटेन नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी ड्रेनेज नहीं करेगा, रिटेन कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। पानी को ड्रेनेज नहीं करेगा, रिटेन कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। पानी को खींच लेगा पर जाने नहीं देगा, ठीक है। इट इज़ द जियोलॉजिकल, एक्यूक्लूड क्या है, इट इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच हाईली पोरस होता है, पानी को खींच लेता बट परमेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी जो क्ले की जो साइजेस पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इस वजह से। ये लिख लिया। फिर उसके बाद आता है एक्विटार्ड, ठीक है। एक्विटार्ड के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, ना परमेबल होता है ना पोरस होता है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मेशन थ्रू विच only seepage is possible and therefore yield is insignificant। अच्छा, एक्विटार्ड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, एक्यूफ्यूज के बारे में बोलने लग गया था। एक्यूफ्यूज में क्या होता है, पानी, एक्यूफ्यूज के अंदर पानी जाता भी नहीं और परमेबल भी नहीं होता, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक्विटार्ड में क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन थ्रू विच द ओनली सीपेज इज पॉसिबल, देयरफॉर यील्ड इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड टू एन एक्वीफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्विटार्ड में क्या होता है, इसका एग्जांपल हो गया सैंडी क्ले,
एक सैंडी क्ले। इसमें क्या होता है, पानी अंदर चला तो जाता है, पानी अंदर चला जाएगा, पर जब सीपेज के टाइम, मतलब जब पानी बाहर निकलने का टाइम आएगा तो बहुत कम पानी निकलेगा, ठीक है, बहुत कम पानी निकलेगा, ठीक है, बहुत कम पानी निकलेगा, बट खींचेगा ज़्यादा पानी को, ठीक है, अपने अंदर रिटेन बहुत ज़्यादा करेगा पानी को, बट ड्रेनेज क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी रिटेन करेगा, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मेशन थ्रू विच द ओनली सीपेज इज पॉसिबल एंड देयरफॉर यील्ड इज इनसफिशिएंट कंपेयर टू एन एक्विफर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्यूफर। एक्यूफर दो टाइप के होते हैं, अनकन्फाइंड एक्यूफर, एक कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है, ये याद रखना, अनकन्फाइंड एक्यूफर, एक कन्फाइंड एक्यूफर होता है, ठीक है। इट इज़ अ सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल, it is saturated formation of earth material which not only store water but yield in sufficient quantity easily due to its high permeability, इसका एग्जाम्पल होता है डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। क्या होगा इसमें, क्या बोला, इट इज़ अ सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल विच नॉट ओनली स्टोर्स वाटर बट यील्ड्स, मतलब एक्यूफर्स में क्या होता है, पानी अंदर भी बहुत ज़्यादा जाएगा और पानी बाहर भी बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है, पानी अंदर भी बहुत ज़्यादा जाएगा, पानी बाहर भी बहुत ज़्यादा जाएगा। और इसका क्या नाम है, इसके एग्जांपल क्या है, डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल की डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है। एक्वीफर दो टाइप के होते हैं, एक अनकन्फाइंड होता है, एक कन्फाइंड एक्वीफर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक एक्यूफ्यूज से समझ लो, फ्यूज उड़ा हुआ है, तो एक्यूफ्यूज का क्या है, इट इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन which is neither porous or nor permeable, ठीक है, ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल उसका क्या है, सिंपल रॉक बोल लो, कॉम्पैक्टेड रॉक बोल लो, कुछ भी आ सकता है पेपर में, रॉक याद रखना, ठीक है, रॉक याद रखना। ये जब सब कुछ हो गया, अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो हमारे पास, ये एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है, एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ये है स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक स्टोरेज के बारे में, ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसका आना ही आना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है एक बार। स्पेसिफिक यील्ड लिखो सबसे पहले, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी पर यूनिट ड्रेन्ड वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा हमारे पास है स्पेसिफिक रिटेंशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिक
स्पेसिफिक स्टोरेज। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, फॉर यूनिट डिक्लाइन इन पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, ये याद है। इसमें से जो मेन सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है, स्पेसिफिक रिटेंशन वाला। ठीक है, याद रखना कि स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया बाय ग्रेविटी पर यूनिट ड्रेन वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक रिटेंशन, कितना पानी उसके अंदर रिटेन्ड हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्यूफर। ठीक है, ये याद रखना। और स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर फॉर यूनिट डिक्लाइन इन द पीजोमेट्रिक हेड। ये तीन याद रखना, ये समझने वाला कुछ नहीं, इसमें याद करने वाली चीज़ याद रखना। और जो लास्ट इसमें नोट डालना, इसके बाद हाइड्रोलॉजी खत्म है। जो लास्ट पॉइंट लिखना, नोट लिखना कि स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, पोरोसिटी। क्या होता है, पोरोसिटी। ये पूछता जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, पोरोसिटी। नोट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास कि स्पेसिफिक यील्ड में क्या था, कितना पानी ड्रेन्ड कर देता है ग्रेविटी की वजह से, और कितना पानी रिटेन अपने अंदर रिटेन्ड कर लेता है, उन दोनों का प्लस को क्या कहते हैं हम, पोरोसिटी। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है हमारा, पोरोसिटी। पोरोसिटी के बारे में पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, पोरोसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हाइड्रोलॉजी फिनिश्ड हो गया। ठीक है, हाइड्रोलॉजी फिनिश्ड हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम एफएम, जो एफएम छोड़ा हुआ था मैंने उसको अभी स्टार्ट करेंगे। कल से हम पढ़ेंगे एफएम। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।